I'm Tej Pratap Singh from indiaprogrammingschool.com एंड आज हम printf और scanf के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे. So old trick now, as I have said in previous video of installing WinGW compiler to do compile your C and C++ code. You can see it, so just enter it command prompt. Okay, so and now हमको अब लिखना है cd and backslash. ओके सो अब हम C के रूट फोल्डर में आ गए हैं. एंड पिछले ट्यूटोरियल में जैसे मैंने बताया था कि हमने फोल्डर बनाया था C कोड नाम का. सो अब वो बन गया है, तो हमें cd C कोड हम इसके अंदर आ चुके हैं. एंड देन अब हमें अपना वही जो मैंने आपको बताया था पाथ एक देना पड़ता है, कंपाइलर को एक पाथ देना पड़ता है कि वो अपन जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसको किस तरीके से कंपाइल करें. ओके सो पाथ इक्वल टू सी विंडोज स्लैश सिस्टम 32 सेमी कॉलन सी कॉलन minGW स्लैश. ओके सो अब हमारा पाथ हमने टाइप कर दिया और सेट कर दिया. ओके अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपने जो पाथ टाइप किया है वो गलत है सही, देन टाइप. ओके सो यहाँ पर एरर आ रही है कि नो इनपुट फाइल. ओके मतलब जीसीसी चल रहा है, मतलब कंपाइलर आपका एक्टिवेट हो चुका है. ओके सो नाउ टाइप अ प्रोग्राम डॉट सी. ओके सो include studio.h. Sorry. Okay. X comma y comma set x is equal to 10, y is equal to 20, z is equal to x plus y. शायद ये वाला प्रोग्राम मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, बट इट इज़ जस्ट अ क्विक रिवीजन. ओके सो यहाँ पर जो मैंने लिखा है हैश इंक्लूड std.h, ये एक हेडर फाइल है std.h, एंड हैश इज a pound sign which is a pre-processor directive, as I can say that. std.h एक लाइब्रेरी में पड़ी हुई हेडर फाइल है जिसके अंदर हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस का प्रोटोटाइप है. प्रोटोटाइप भी मैंने आपको अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया था, आई थिंक आपको उन्हें देखना चाहिए. और जैसा कि मैंने बताया था कि मेन फंक्शन के स्टार्ट होने पर पहली लाइन से ही हमें सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है int x, y, z declaring all variables at the start of function. At the start of function. Okay, and then x equal to 10, y equal to 20. हमने x को 10 असाइन किया है, y को 20 असाइन किया, एंड देन मैंने printf को कॉल किया है. printf एक प्री डिफाइंड फंक्शन है. जैसे ही printf को मैंने कॉल किया है वैसे ही ये डायरेक्टली लिंक कर लेगा studio.h से जहाँ पर इसका प्रोटोटाइप पड़ा हुआ है, और डायरेक्टली ये कॉन्टेक्ट करेगा लाइब्रेरी फाइल से जहाँ पर printf की पूरी डेफिनेशन लोडेड है, एंड हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा. जैसा कि मैंने आपको बताया था printf is called to get something printed on monitor. Okay, so it's the time to start our second program for scanf. Okay, now you can check it gcc2.c.exe. okay, so it compiled. Okay, so just type 2 and we will get the output. Okay, so let's start a new program. notepad 3.c. okay, hash include studio.h int main int x, y, z. ओके सो अब हमें printf की जगह हमें scanf का यूज़ करके दिखाना है मुझे आपको. सॉरी. सो scanf करता क्या है? जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बताया था कि scanf is called to get computer halt.
ये कंप्यूटर को हॉल्ट कर देता सिस्टम को टू गेट समथिंग इनपुट फ्रॉम योर कीबोर्ड। ओके, लाइक सो अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जहाँ पे हमें दो नंबरों का सम कंप्यूट करना है, और वो दो नंबर कोई भी हो सकते हैं। ये नहीं कि 10 और 20 का ही हमेशा करते रहेंगे, हमें आगे भी बढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आई जस्ट राइट printf enter a number, okay, and then scanf %x, okay, then once again मैंने टाइप किया है enter another number, okay, scanf st कॉमा %, ओके। सो हमने scanf को कॉल तो कर दिया है, पर अभी आप लोगों को शायद एक्चुअली समझ नहीं आया होगा कि कैसे क्या हुआ है। ओके, सो इन्वर्टेड कॉमास में जो %d लिखा है वो बताता है कि हम कीबोर्ड से किस टाइप की वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हैं, या तो वो इंटीजर है, या तो वो रियल नंबर है, या फिर कैरेक्टर है। ओके, सो एज वी नो दैट %g signifies an int number, okay, so and that thing ampersand x gives us the address of location where we want to store the input from keyboard, okay, so I think it is clear। जो %x लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ है कि हम अपना जो इनपुट हमें कीबोर्ड से मिलेगा scanf के कॉल होने पर वो कहाँ पर जाकर स्टोर होगा। ओके, सो यहाँ पर %x की वजह से जो x के लिए मेमोरी एलोकेट हुई होगी रैम में, वहाँ पर जो भी इनपुट आएगा कीबोर्ड से वो स्टोर हो जाएगा। एंड देन printf enter another number, जो मैंने एक और लाइन बनाई, एक और लाइन लिखी है, उसके बाद एक और बार scanf चलेगा और वो इस बार वो y के लिए स्टोर करेगा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, z इक्वल टू x प्लस y, है ना, एंड देन printf total is z, okay, so return 0। सो अब हम सेव कर देते हैं इसे, एंड देन जस्ट टाइप gcc 3.c। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार 3.exe ही टाइप करूँ, मैं टाइप भी कर सकता हूँ दैट godzilla.exe, ओके, मतलब 3.c जो हमारा सोर्स कोड है, मैं उसे कंपाइल्ड कोड में किसी भी नाम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेट्स से, ओके, सो godzilla.exe में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे 3 टाइप नहीं करना है, 3 वो जानता ही नहीं 3 क्या है, 3.exe क्या है, पर अब मैं जब godzilla टाइप करूँगा देन द प्रोग्राम स्टार्ट्स, enter 45, enter 78, and then okay, so something is missing in my program, very sorry for it। z, ओके, हाँ, ये देखिए ये गलतियाँ होती है, और ये बहुत ज़रूरी है आपको समझाएगा कि मैंने गलती जानबूझ के करी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर % टाइप नहीं किया, तो कंपाइलर कोई देवता तो है नहीं, इंसान नहीं है वो, उसे हमने बनाया है, वो बेवकूफ़ है, वो सब कुछ है, लेकिन वो जो हम उसे बताएंगे वो वही करेगा। मैंने यहाँ पर % ना लिख कर उसे कुछ नहीं बताया कि किस टाइप की वैल्यू प्रिंट करे, इसलिए उसने की भी नहीं, अपनी मर्ज़ी से वो कुछ नहीं करता है, जो हम टाइप करते हैं वो उसके हिसाब से करता है। ओके, सो वंस अगेन आई विल सेव इट, यू कैन चेक योर सेल्फ इफ यू वांट। ओके, एक और बार कंपाइल करना ज़रूरी है वापस, क्योंकि जो कंपाइल्ड कोड है वो अलग बना होगा उससे पहले वाले सिस्टम के लिए। ओके, so this time godzilla, okay, 45, 78, and then you can see total is 123। so thank you guys for this tutorial, I hope you like my tutorial।